प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं राम मोहन राय के संबंध में पार्ट थर्ड। इसमें हम शिक्षा संबंधी विचार, आर्थिक विचार और योगदान और उनका मूल्यांकन समझेंगे। राम मोहन राय स्वयं बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के विद्वान थे। वे एक शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। इस संबंध में वे कहते थे, भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार का काम शुरू होना चाहिए समाज के निम्न स्तर से। राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निश्चय किया कि भारत में शिक्षा विस्तार के लिए स्वीकृत संपूर्ण राशि संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों की उन्नति के लिए खर्च की जाएगी, तो राम मोहन राय को ये विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्ड को ऐतिहासिक पत्र में लिखा, यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना है तो फिर संस्कृत प्रणाली ही अच्छी है। परंतु जब सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तब आधुनिक एवं उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं अन्य उपयोगी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं थी। उनके शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक और रचनात्मक थे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने पर ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार होगा। उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जन साधारण के लिए व्यवहारिक हो और उपयोगी हो तथा वैज्ञानिक चिंतन से ही देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा एवं विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का परित्याग कर अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। राम मोहन राय का उद्देश्य भारत में यूरोपियन विचारों मानदंडों को लाकर भारत का आधुनिक पश्चिम से संपर्क स्थापित करना था। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। सन 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और उनकी प्रेरणा से सन 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वे ईसाई मिशनरियों को भी भारतीय क्षेत्र में लाए। तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के कारण उनके इन कारणों पर अनेक शंकाएं व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में रेवरेंड डफ के स्कूल को चलाने के संबंध में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ईसाई द्वारा चलाए गए विद्यालय में पढ़ने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। इसी प्रकार उन्होंने इस आपत्ति का निराकरण किया कि ईसाई विद्यालय में बाइबल पढ़ाए जाने से जाति भ्रष्ट होने का डर है। उन्होंने लोगों को समझाया किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी राम मोहन राय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्ण सजग थे। उनका विचार था कि देश को वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना जरूरी है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करें और वेद उपनिषद का अध्ययन त्याग दें। वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला और हिंदी भाषा में भी साहित्य रचना की। उन्होंने बंगला में गद्य साहित्य की रचना करके बंगाल में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बंगला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उनके मन मस्तिष्क में संस्कृत, बंगला और हिंदी के प्रति तीव्र अनुराग था। राम मोहन राय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य हो। नारी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे, लेकिन इस दिशा में वे किसी संस्था की स्थापना नहीं कर पाए। अब है राम मोहन राय के आर्थिक विचार। राम मोहन राय ने विधिवत रूप में किन्हीं आर्थिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया, किंतु देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति वे निश्चित रूप से जागरूक थे। आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार प्रमुखतः इन उद्देश्यों से प्रेरित थे। प्रथम, भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की जमींदार जागीरदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। द्वितीय, देश के नागरिक, प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए, जैसे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत न पड़े। तृतीय, देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। किसानों और मजदूरों की हित चिंता करते हुए राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले भारतीय जमींदारी प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जमींदार तथा जागीरदार किसानों और मजदूरों के शोषक हैं तथा देश के आर्थिक सामाजिक पतन का एक प्रमुख कारण है। राम मोहन राय ने प्रवर समिति के सामने ये भी कहा, आवश्यकता है कि जमीन का जो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया है वही स्थायी बंदोबस्त किसानों और मजदूरों के साथ देश भर में कर दिया जाए। ऐसा करने से उनके आर्थिक हितों की रक्षा होगी। वे सभी सरकार के वफादार बने रहेंगे और देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। राय ने जहाँ एक और किसानों
को जमींदारों की लूट से बचाना चाहा। वह ये विचार भी प्रस्तुत किया कि सरकार जमींदारों से अपनी मांगें कम कर दे। उन्होंने प्रवर समिति को कहा कि निसंदेह सरकार के इस कदम से राजस्व में क्षति होगी, पर क्षति को पूर्ति को दो उपायों से हम कर सकते हैं। प्रथम, विलासिता की सामग्री पर कर की वृद्धि, और दूसरा, उच्च वेतनमानों के यूरोपियन कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतनमान के भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति। सैनिक व्यय में कमी हेतु उन्होंने ये विचार रखा कि स्थायी फौज की संख्या में पर्याप्त कमी कर दी जानी चाहिए। इसके स्थान पर किसानों जनता को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें केवल भारत की रक्षा हेतु रिजर्व फोर्स के रूप में रखा जा सकता है। आर्थिक विकास हेतु राय ने स्वतंत्र व्यापार के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने यह भी विचार रखा कि देश से बाहर जाने वाले माल पर से शासन द्वारा कर हटा लेना चाहिए, जिससे विदेशी बाजार में भारतीय माल की अच्छी खपत हो। राममोहन राय भारत से इंग्लैंड को धन की निकासी इकोनॉमिक ड्रेन पर चिंतित थे और इसे रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत से पूंजी संग्रहित करने वाले धनी और सच्चरित यूरोपियनों को भारत में ही अपना घर बना लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत में यूरोपियनों के आवास संबंधी राममोहन राय के इस विचार से कोई गलतफहमी पैदा हुई और ये आरोप लगा कि वे भारत में यूरोपियनों के प्रवेश को प्रोत्साहन दे रहे थे। लेकिन इस प्रसंग में राय का उद्देश्य केवल यह था कि देश का धन बाहर न जाए और यूरोपियन अपनी पूंजी भारत के औद्योगिकीकरण में लगाकर आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ाएं। तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक तैयार करने का एकाधिकार प्राप्त था। राय का विचार था कि इस एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कम मूल्य पर और ज़्यादा अच्छा नमक प्राप्त हो सके। अब है राममोहन राय का योगदान और मूल्यांकन। नंबर 1, बुनियादी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतः उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के ही प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, अपने आप को जीवंत रखने के लिए उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन पश्चिम में सब कुछ श्रेष्ठकर नहीं है और पश्चिम के अंधानुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, आक्रमण्यता और भाग्यवाद का तीव्र विरोध किया। अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकोल के शब्दों में, राजा ने जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राममोहन राय के समय में भारतीय समाज संस्कृति अधपतन की अवस्था में पहुंच गया था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में विभक्त था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में गहरे डूबे हुए थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने की बात सोचने में भी असमर्थ थे। दूसरी ओर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण अनुभव कर रहा था। ये वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को श्रेष्ठकर समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें अपना धर्म और संस्कृति अपने देश में हे अनुभव होने लगी थी। पतन की पराकाष्ठा थी ये। ऐसी स्थिति में राममोहन राय ने एक नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने के साहस का परिचय किया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृति की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। पुनर्जागरण का ये संदेश था और वह प्रथम उसके अधिवक्ता थे। नेक्स्ट है शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक। भारतीय जीवन को राममोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया था, भारत में यही कार्य राममोहन राय ने किया। सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णताओं तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय भी लिया। धर्म और समाज के प्रसंग में वे कैसे सुधारक थे जिनमें आलोचनाओं को सहन करने और स्वयं द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने का साहस था। समुद्र यात्रा की स्थिति को अपनाकर उन्होंने इस साहस का परिचय दिया। शिक्षाविद के रूप में उन्होंने परंपरावादी पंडितों का विरोध करते हुए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उन्होंने इस देश को मध्यकालीन दलदल में फंसाया और ऐसी जान फूकी कि भारतीय विद्वान और
विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राममोहन राय को स्वराज का पैगंबर भले ही नहीं कहा जा सकता हो, लेकिन उन्हें राष्ट्रवाद या देश के स्वराज की बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों में भारत राष्ट्र को स्वराज के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप से भारी योगदान दिया। अपने चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया, और ये मार्ग भविष्य के रूप निश्चित रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर जाने वाला था। इसके अतिरिक्त बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत तथा संकीर्ण जातिगत भेदभाव का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की उस मूलभूत भावना को जन्म देने का प्रयास किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकती थी। श्री A.R. देसाई और डॉक्टर जाकरिया, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहराई के साथ अध्ययन किया है, दोनों ही राष्ट्रीय जागृति के उदय में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार के आंदोलनों में प्रथम आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। राममोहन राय ने व्यक्तित्व की महत्ता और स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया, और ये स्थितियां राष्ट्रवाद के उदय की ओर ही ले जा सकती थी। उन्होंने स्वतंत्र होने की जिस जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया, वही तो देश की भावी स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। नेक्स्ट है मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद। राममोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित है, और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त कर रखने का साहसिक कार्य किया। वे मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे, और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों में निमित हो। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। राममोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राममोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं के लगभग सभी प्रमुख पक्षों का स्पर्श किया और उनके निदान प्रस्तुत किए। राममोहन राय की महानता का आभास इसी बात से होता है कि उनकी मृत्यु के बाद लगभग 1.5 शताब्दी के काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के जो महान प्रयास किए गए, उन सबका पूर्वाभास राममोहन राय के विचारों और उनके कार्यों में विद्यमान था। एनी बेसेंट लिखती हैं, राममोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नई चेतना से अनुप्राणित किया। ये राममोहन राय के संबंध में विचार थे और उनकी महान देन थी इस भारत देश के लिए। विश्वास है मेरे को कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप अपने विचार देंगे। धन्यवाद।